नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचे कोटद्वार, बूथ कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स। कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायकों को दिखाया पार्टी से बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए किया पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बाहर। एसओजी सोमेश्वर पुलिस ने 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार, बोलेरो सीज। सरोवर नगरी नैनीताल सहित उच्च हिमालय क्षेत्रों में शुरू हुआ हिमपात, तापमान में आई भारी गिरावट। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में श्रीनगर, अल्मोड़ा और रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी चुनावी जनसभा। जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर शुरू हुई पीएम दौरे की तैयारियां। उत्तराखंड जन एकता पार्टी ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी कनक धनाई ने अपने 5 साल के लिए 5 वायदों का संकल्प पत्र जारी किया। उत्तराखंड जन एकता पार्टी के चुनाव कार्यालय में प्रत्याशी कनक धनाई ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि वो अगर विधानसभा में जाते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में एम्स जैसे संस्थान में की जा रही दलाली पर रोक लगाई जाएगी। उसके साथ राजकीय अस्पताल में उपचार में आ रही दिक्कतों को दूर करेंगे। जल मार्ग के क्षेत्र में ऋषिकेश से हरिद्वार तक बोटिंग से आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत 5 स्टॉप भी बनाए जाएंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऋषिकेश मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। पुराने डिग्री कॉलेज में योग का स्नातक कोर्स शुरू किया जाएगा। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा कि मीरा बहन के द्वारा बसाई गई समस्त बस्तियों में लोगों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। औद्योगिक और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मिनी सिडको स्थापना की जाएगी, जिसमें मातृशक्ति की सूची के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा अनेकों कार्यों को गति दी जाएगी। 5 घोषणाएं तो मैं उसको नहीं कहूँगा, पर हमने 5 साल 5 वादे, 5 संकल्प, और ये ऐसे 5 संकल्प हैं जिनको हम करके ही रहेंगे। इसमें आप कन्विक्शन देखिएगा। उसमें जो हमारा पहला वादा है वो एम्स को लेकर है। वहाँ जो असुविधा यहाँ के स्थानीय लोगों को, मरीजों को और हमारे जो लोग हैं जो वहाँ पर जो जॉब कर रहे लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो हो रही है उनको लेकर है। दूसरा हमारा जल मार्ग की स्थापना है, कैसे हम हरिद्वार और बैराज को कनेक्ट करेंगे। तीसरा हमारा उच्च शिक्षा में ग्रामीण में कॉलेज को खोलने को लेकर है। चौथा हमारा मालिकाना हक को लेकर है। मीरा बहन द्वारा जो क्षेत्र बसाया गया था, अमित ग्राम, मालवीय नगर, गीता नगर, बापू ग्राम, मीरा नगर, शिवाजी नगर, ये पूरा क्षेत्र, इसको कैसे हम भूमिधरी का अधिकार दें। और 5वां हमारा रहेगा मिनी सिडकुल की स्थापना, जिसमें महिलाओं के प्रशिक्षण को, उनके रोजगार को वरीयता दी जाएगी। तो इन 5 वादों के साथ, इन 5 संकल्प के साथ हम लोग आए हैं और प्रयास रहेगा पूरा कि 2022 से 2027 तक हम 1 साल में एक काम तो कर ही ले। ये पूरा हमारा कहीं ना कहीं कन्विक्शन के साथ हमारा वादा रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, सकुशल और शांतिपूर्व संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा डॉक्टर मंजूनाथ टीसी वरिष्ठ के निर्देशक में एसएचओ, एसओ, एसओजी, एसएसटी, एफएसटी को जनपद की सीमाओं में बने बैरियरों और पुलिस अभियान चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। वहीं क्षेत्र अधिकारी ऑपरेशन ओसिन जोशी के नेतृत्व में एसओजी टीम ने थाना सोमेश्वर अंतर्गत कुल 12 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 36,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पातली बगड़ से कसुन जाने वाले रास्ते में चेकिंग के दौरान बोलेरो टैक्सी को रोके जाने पर वाहन चालक तेज गति से भाग गया। दिनांक 7 को पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा अधोड़ा ग्राम में एक व्यक्ति के घर पर दबिश दी गई। उसके घर से अवैध रूप से 5 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। उसके उपरांत दूसरी कार्रवाई पुलिस द्वारा सोमेश्वर टू कोसी रोड पर की गई, जहां पर एक व्यक्ति रात्रि में 11 बजे अपनी बोलेरो गाड़ी UK 0TA 1926 से अवैध रूप से 7 पेटी शराब लेके आ रहा था, जो पुलिस को चेकिंग करते हुए देख करके मौके से फरार हो गया। वाहन को पुलिस द्वारा सीज किया गया है और उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने मुनिकीरेती पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी सहित मनीष ढिमरी, बिल्लू चौहान की पत्नी को सरकारी नौकरी दिलाने का आरोप लगाया, जिस पर सोमवार को पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर व्यक्तिगत राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मातृशक्ति का अपमान किया है। मुनिकीरेती नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने मुनिकीरेती में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत ने वर्तमान विधायक पर उनकी पत्नी को नौकरी दिलाने का बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी एक प्राइवेट संस्था में
काम करती है और वर्तमान में अस्पताल में भर्ती है। इस तरह के बयान से कांग्रेस प्रत्याशी की ओछी मानसिकता का पता चलता है। इसके अलावा मनीष ढिमरी ने भी कहा कि योग्यता के आधार पर कांग्रेस के शासनकाल में उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिली। उन्होंने ओम गोपाल पर मातृशक्ति का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी नहीं मांगी तो वो मानहानि का केस दर्ज करेंगे। नमस्ते, मैं विनीता कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म पहाड़ टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र नगर विधानसभा के में मुनि की रेती के जो नगर पालिका अध्यक्ष है रोशन रतूड़ी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। और उन्होंने कहा है कि जो ये चुनाव है विधानसभा के, इसमें जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, उसी को लेकर हम रोशन रतूड़ी जी से बात करना जा रहे हैं कि क्या कहना चाहते हैं वो। थैंक यू विनीता जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा इसमें कि आरोप प्रत्यारोप जो है जिस तरह से चलते हैं, लेकिन चलने तो कैंडिडेट के ऊपर चाहिए। तो कैंडिडेट की बजाय जो आरोप प्रत्यारोप पहले तो हम पे लगाए जाते थे, आज हमारी बीवियों पर लगाए जा रहे हैं, मतलब हमारे परिवार पे अटैक किया जा रहा है। मैंने एक पोर्टल पे न्यूज़ चली, जो प्रत्याशी हैं विपक्ष में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं नगर विधानसभा के अंदर, एक आरोप लगाया गया कि हमारी बीवियों को लाभ दिया गया, हमारी बीवियों को इस जगह पर जो है लाभ दिया गया, नौकरियां फर्जी तरीके से नौकरी देकर लाभ देने का काम किया गया है। तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि मेरे साथ 3 साथी 2 साथी और हैं, वीरेंद्र चौहान जो सभासद हैं हमारे, तो वीरेंद्र चौहान जो सभासद है, उनकी धर्मपत्नी को गलत तरीके से नौकरी का लाभ दिया है मंत्री जी ने, मेरी बीवी को गलत तरीके से लाभ दिया है मंत्री जी ने। ऐसे ही एक मनीष ढिमरी जी हैं, उनकी वाइफ को गलत तरह का लाभ दिया है। तो मैं सबसे पहले अपना ही बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी किसी भी लाभ के पद पे नहीं है, किसी भी सरकारी पोस्ट पे नहीं है। अब ये ओम गोपाल रावत जी ज़रूर बताएं कि मेरी धर्मपत्नी किस लाभ के पद पे है, कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी कर रही है, ये जरूर बता दें। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, मेरी वाइफ का नाम कांता रतूड़ी है और कांता रतूड़ी एक गृहिणी है और एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 12-13 से 15 हज़ार रुपये की तनख्वाह पे काम करती है, केवल इसलिए क्योंकि पढ़ी लिखी है, थोड़ा अपना सर्वाइव करना चाहती है। और उसको इन्होंने इस तरह से प्रेषित करने का काम किया है कि जिससे लोगों में गुमराह का वो हो। ये हमारे साथ बिल्लू चौहान है, वीरेंद्र चौहान है, इसको भी इसी तरह से जो है इसकी धर्मपत्नी को भी एक नौकरी दे दी है उन्होंने, ओम गोपाल रावत जी ने। और प्योर गृहिणी है, घर में रहती हैं, केवल दोष इतना ही है कि सभासद की बीवी हैं और सभासद की बीवी रह के जो है मोदी जी के लिए और सुबोध उनियाल जी के लिए वोट मांग रही है, इसलिए उन पर दोषारोपण किया गया। मनीष ढिमरी हैं, मनीष ढिमरी की वाइफ जो है MSc टॉपर हैं और B.Ed हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला हैं। और पूर्व के मेरे हिसाब से 2017 या 16-17 में जो है उनकी नौकरी लगी थी। LT की टीचर हैं। आप भली भांति जानते हैं कि LT की प्रक्रिया आयोग से होती है, ना कि किसी विधायक और मंत्रियों के माध्यम से की जाती है। तो और इससे पहले ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर मात्र उसकी धर्मपत्नी की नौकरी हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर LT का सिलेक्शन हुआ था, उसके आधार पर उनकी वो लगी है। ये सारा फर्जिफिकेशन जिस तरह से उन्होंने बनाकर फर्जीवाड़ा बनाकर जो है लोगों को सामने पेश किया है, क्योंकि पर्सनल अटैक है, इसलिए हम लोगों ने जो है आपके सामने आने की बात रखी कि हम आपके सामने अपनी बात को रखना चाहते हैं। और इसी आधार पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस आपके लाइव के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ, पहाड़ टीवी के माध्यम से भी, कि ओम गोपाल रावत जी सिर्फ इतना बताते हैं कि 2007 से लेकर 12 तक आप विधायक रहे हैं। उस समय एक फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले फकोट के निवासी आनंद रावत कौन थे, कि आनंद रावत कौन थे, किसके रिश्तेदार थे, किसके भाई थे, फर्जी तरीके से नौकरी लगी, आप विधायक थे, आपके क्षेत्र का व्यक्ति था, आपका क्या रिश्तेदारी में लगता था, ये आप बताएंगे मीडिया में आके। आप ये भी बताएंगे कि नौकरी लगने के बाद जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो फिर उसका आप ये भी बताएंगे कि नौकरी लगने के बाद जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो फिर उसका नौकरी क्यों छोड़ गया और मुकदमा क्यों दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज किया गया, इस साबित हुआ कि फर्जी तरीके से पुलिस की नौकरी हासिल की और दर्ज किया गया। उसके बाद आप ये बताएंगे आपने उस समय ऐसी बाइट क्यों नहीं दी आके सामने कि उत्तराखंड के साथ छलावा किया गया, उत्तराखंड के युवा के साथ छलावा किया गया। आपको ये बात भी बोलनी चाहिए थी, इसलिए हम आपके सामने। आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि आप ओम गोपाल रावत जी या तो हम पे कार्रवाई करें कि आनंद रावत कौन थे, नहीं तो फिर तैयार रहें, हम उन पे मानहानि का दावा जरूर दर्ज करेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे कि हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ साथ में जो है निर्वाचन आयोग को लिख के इसको भेजेंगे, जिससे कि इस पर कार्रवाई हो सके। देखा कि चुनावी दौर में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप प्रत्याशी पे ना होकर के परिवार तक पहुंच गया है, जिसका जवाब 14 फरवरी को जनता देगी। और ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए विनीता। कुदरत के तोहफों से लबालब
देवभूमि में उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार राज्य के वोटर्स से खासी उम्मीद है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन काला कहते हैं कि पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, विकास जैसे जमीनी मुद्दों की सियासत के साथ ही उन्होंने कोरोना काल में देश भर में रह रहे प्रदेश के मूल निवासियों तक मदद का हाथ बढ़ाया। वो मानते हैं कि राज्य के लोगों की सच्ची सेवा उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। उत्तराखंड में रहना होगा, जय उत्तराखंड कहना होगा। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का भला कर सकती है। मोहन काला मानते हैं कि प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। पानी हमारा, बिजली हमारी। जब यहाँ पैदा हो रहा है, यही हम उसको पैदा कर रहे हैं, यहीं से जा रहा है, हम भी बिजली भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, कुछ सीमा। मोहन काला उत्तराखंड की देवभूमि को शिक्षा की भूमि बनाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा स्थान रहा है। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके हमारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और कमीशन सर्विसेज में निकल सकते हैं। पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मूल निवासी मोहन काला ने मुंबई में ठोस मुकाम हासिल किया। वहां 3 मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए। अब वे उत्तराखंड लौटे हैं और अपनी समृद्धि की यात्रा में जो कुछ मिला उसे अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। ये खेल खेलते हैं, राजनीति करते हैं। मैं खेल खेलना नहीं जानता। मैं इस उम्र में 60 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ, राजनीति करने नहीं बल्कि विकास करने आया हूँ। ये आए हैं किसी उद्देश्य से, राजनीति में आकर के कुछ बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। मैं सब कुछ बना चुका हूँ अपने परिवार के लिए। अब मैं आया हूँ केवल राजनीति में इसलिए कि मैं कुछ विकास कर सकूं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला कहते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं वही करते भी हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, महंगाई, स्थायी राजधानी गैरसैंण, 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 स्थायी राजधानी गैरसैंण। ये धोखे वाली राजधानी नहीं चाहिए हमें। धोखा है। पिकनिक सेंटर बना दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने पिकनिक सेंटर बनाया हुआ है। मोहन काला ने सुमाड़ी में 1ली से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनवाया। वहाँ निशुल्क पढ़ाई होती है। गांव सुमाड़ी में 2008-9 में बारात घर में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 38 लाख रुपए दिए। कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं को लगभग 200 कंप्यूटर्स और 100 प्रिंटर्स उपलब्ध कराए। श्रीनगर विधानसभा के तहत आने वाले कई स्कूलों का जीर्णोद्धार कराया। गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस की व्यवस्था की। 2010 में प्राकृतिक आपदा के समय उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। 2013 केदारनाथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 साल तक अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया। श्रीनगर, सुमाड़ी, सरना, देवलगढ़ और अन्य स्थानों पर कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। मोहन काला ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाए। गांव की महिला कीर्तन मंडली समूह को कई संसाधन मुहैया कराने के साथ साथ लोगों को घर बनाने और दूसरी जरूरतों के लिए भी आर्थिक मदद की। उनके समर्थक उनमें ऐसे आम पहाड़ी की छवि देखते हैं जो अपनी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सरलता से सफलता का नया आकाश गढ़ता है। साथ ही यथार्थ की जमीन पर भी सबके साथ रहता है। बारात घर बनाया, दवाई कराई। ये इन बोलिया उत्तराखंड में जबर श्रीनगर आपदा आई, 100 रुपया वो बुरे बम्बई में लोग फंसे रहे। नौ लोग गाड़ी बम्बई बटी ऊन भेज। इस विधानसभा चुनाव में मोहन काला जी को और यूकेडी को जय बनाएं और चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट दें।
निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता मासीवाल के कार्यालय में नैनीताल, उधम सिंह नगर सहित कई जिलों की पुलिस परिवार की महिलाओं ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए श्वेता का समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे के मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया था कि उनकी समस्या का निदान सरकार कर देगी। इस पर पुलिस परिवार के लोगों ने सीएम का आभार जताया था, लेकिन सरकार ग्रेड पे के मसले पर कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार आने पर उनकी समस्या को गंभीरता से लेकर उसका निदान करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में महिलाओं की समस्या और उनकी सुरक्षा पर श्वेता मासीवाल संघर्ष कर रही है। उन्होंने श्वेता को समर्थन देकर रामनगर की जनता से श्वेता के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आनी चाहिए क्योंकि भाजपा सरकार से अब सब नाराज हैं। श्वेता मासीवाल क्योंकि एक समाज सेविका है और एक महिला है, पढ़ी लिखी एक कर्मठ महिला है, जिन्होंने अपने मतलब बिना किसी पद में रहते हुए समाज सेवा की है। सिर्फ रामनगर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में उन्होंने मतलब सभी की बहुत मदद की है और हम पुलिस परिवार से हमारी भी पिछले 1 वर्ष से वो लगातार मदद कर रही हैं। तो हमारा महिला होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम श्वेता मासीवाल को प्रमोट करें और रामनगर की जनता का सौभाग्य है जो श्वेता मासीवाल को मतदान करने का उन्हें सौभाग्य। जी, हम देखिए धामी जी के बारे में तो क्या बोले, क्योंकि सभी को मालूम है उन्होंने अपने मुँह से घोषणा की थी। वो वीडियो भी हम लोगों ने खूब वायरल किया था। उन्होंने इस घोषणा के बदले में मिठाई भी खा ली थी पुलिस कर्मियों के हाथ से, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे जो उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है। तो बीजेपी सरकार के साथ तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे इस बार। हमारा उद्देश्य है कि कांग्रेस सरकार ही राज्य में आए। जगह से हम लोग कांग्रेस सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रामनगर से हमारा उद्देश्य है कि श्वेता मासीवाल ही विजय हो। नहीं, श्वेता मासीवाल को अगर कांग्रेस में शामिल होना होता तो पहले ही किसी पद पे होती, लेकिन वो एक समाज सेविका है और एक कर्मठ महिला है जिसने आज तक अपने ही तरीके से समाज सेवा की है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो अपनी समाज सेवा बरकरार। देखिए, हरीश रावत जी ने ही अपने कार्यकाल में इसको 10, 20, 30 किया था और अब वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि उन्होंने मना नहीं किया था 4600 ग्रेड पे देने से। उन्होंने 10, 20, 30 किया था, तो इसी क्रम में वो इसको लागू करेंगे। हमारी उनसे उम्मीद है कि पुरानी एससीपी के तहत इसको 10, 16, 26 किया जाए और 4600 ग्रेड पे लागू किया। कि हम भी एक वोटर्स हैं, हम पुलिस परिवार के होने से पहले हम उत्तराखंड की आम नागरिक हैं, आम जनता हैं। तो हमारा भी ये स्वतंत्र एक उद्देश्य, स्वतंत्र अधिकार बनता है कि हम लोग अपने मतदान का सही तरीके से उपयोग करें। हरिद्वार विधानसभा सीट पर चुनावी जंग स्थानीय वर्सेस बाहरी हो गई है। सोमवार देर शाम को वोट मांगने के दौरान बैरागी कैंप क्षेत्र में हुई मारपीट के बाद भाजपा नेता सतपाल ब्रह्मचारी पर बाहरी लोगों को साथ लेकर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी खुद को हरिद्वार का बताते हुए भाजपा और मदन कौशिक के समर्थकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। सतपाल ब्रह्मचारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार प्रेस क्लब पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मदन कौशिक के समर्थकों और भाजपा नेताओं पर कई आरोप लगाए। वहीं पलटवार में भाजपा के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी पर कई बड़े आरोप लगाए। वहाँ पर पुलिस आ गई थी, टेलीफोन सतपाल ब्रह्मचारी ने किया कि यहाँ झगड़ा होने की संभावना है, मेरी जान को खतरा, आप जल्दी आइए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पुलिस को भी, 10 मिनट में पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। सारा घटनाक्रम पुलिस के सामने। भाई मदन कौशिक के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं। मैं कहना चाहता हूँ उसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन यहाँ एमजेपी है, यहाँ मदन पार्टी है, भाजपा पार्टी नहीं है हरिद्वार में। ईश्वरान जी हरियाणा के, ठीक, यहाँ के राज्यसभा सांसद हरियाणा के, भारतीय जनता पार्टी का कोषाध्यक्ष गोयल हरियाणा का, प्रेमचंद अग्रवाल हरियाणा का। सतपाल ब्रह्मचारी इतना बड़ा बदमाश तो है नहीं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं। पूज्य स्वामी रामदेव, योग गुरु जिसने पूरे विश्व में नाम हरिद्वार का किया, बाबा रामदेव हरियाणा का। तो उन्होंने मुझे आज आशीर्वाद दिया। और मेरी संस्था जब से है, जब हरिद्वार में 2-4 संस्थाएं थी, जी मैं 5वीं पीढ़ी में हूँ। 200 वर्ष का इतिहास है थाना राम आश्रम कैलाश गली में, आप जाके देख सकते हो। कालाडूंगी विधानसभा का चुनाव रोचक होता जा रहा है। वहीं कालाडूंगी से कांग्रेस के उम्मीदवार महेश शर्मा ने कहा कि 2012 में मुझे टिकट मिलता तो बंशीधर भगत का राजयोग वहीं पर खत्म हो जाता। इस बार मंत्री का नहीं बन रहा योग, इसलिए खत्म होगा राजयोग। बंशीधर भगत के राजयोग खत्म करने की बात पर उन्होंने कुमाऊनी भाषा में कहा कि मड़ू फोकियल अफी देखियो, चुनाव का समय है तो आरोप प्रत्यारोप लगना मुनासिब है। वहीं कालाडूंगी का चुनाव भी रोचक होता जा रहा है। यहाँ पर सीधे सीधे टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। यहाँ पर कांग्रेस और प्रत्याशी महेश शर्मा है, तो दूसरी तरफ भाजपा के 2 बार के इसी विधानसभा से विधायक रहे मंत्री बंशीधर भगत है। कुछ समय पूर्व रामनगर पहुंचे मंत्री बंशीधर भगत ने कहा था कि राजयोग परमात्मा बनाता है, इसलिए पूर्ण भाजपा का राजयोग जनता बनाने जा रही है। देखिए, कांग्रेस ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। अगर कांग्रेस में विघटन नहीं होता तो फिर भी एक तरफा कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस ने काम किया था, लेकिन कुछ गलतफहमी में
कांग्रेस का एक गुट उठ के भारतीय जनता पार्टी में चले गया, उसका उनको लाभ मिला। नहीं तो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही थी। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, 3 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुआ था और तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस हमेशा काम करती है और विकास के मुद्दे पे वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह भावनात्मक मुद्दे उठा करके, इधर उधर की बातें करके, दूसरे की किल्लियाँ उड़ा के ऐसे नहीं जीतती चुनाव। देखिए, आप यहाँ पर पहाड़ी सब समझते ही होंगे। इसका उत्तर तो मैं इतना ही दूंगा कि मडू फोक्यो लो अभी देखो। चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में विधानसभा बागेश्वर में सियासती बयानबाजी भी चरम पर है। दरअसल बागेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे के बाद बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच सियासती आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बागेश्वर से बीजेपी के विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी चंदन राम दास अपने को इस बार भी विजय बता रहे हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए चंदन राम दास ने कहा कि अभी तो कांग्रेस में सूखा पड़ा है, अभी तो आपदा आनी है। हरीश रावत पहाड़ से लेकर मैदान तक सुरक्षित सीट खोजते खोजते लाल कुआं पहुंच गए हैं। कांग्रेस का अंत निश्चित है। बागेश्वर में कांग्रेस के बागी प्रत्याशी कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए जेपी नड्डा के चुनावी दौरे के दिन कुछ चुनिंदा स्थानीय मीडिया कर्मियों को प्रोत्साहन राशि बांटने की घटना को लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के जिला प्रभारी का कहना है कि बागेश्वर में बागी प्रत्याशियों से कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है। वहीं बागेश्वर से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को छतम राष्ट्रवाद बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मूल मंत्र फूट डालो और राज करो है। आप पार्टी रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र का जो चौथा खंबा है, जिस तरह से उसकी धज्जियां उड़ाते जा रही है भारतीय जनता पार्टी और एक नया प्रचलन मोदी मीडिया का किया है, तो आप आश्वस्त हो जाइए कि वो लोकतंत्र ही नहीं, संविधान, बाकी तमाम चीजों की धज्जियां उड़ाएंगे, बौखलाल उड़ाएंगे और जो स्वतंत्र पत्रकारिता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रंजीत दास जी हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। पूरे उत्तराखंड में 22 उनके बागी प्रत्याशी हैं। कई क्षेत्रों में उनके 4 बागी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर चुके हैं। हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी श्री रंजीत दास जी हैं और जो प्रत्याशी अनधिकृत रूप से हमारे साथ ही पहले रह चुके थे, उन्होंने पार्टी ने बाहर कर दिया है। वो 6 साल से पार्टी से निष्कासित है। उनका कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। हम छद्म राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं। समाज को बांटकर राजनीति करना हमें नहीं आता है। अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की राजनीति तो भाजपा और कांग्रेस वाले करते हैं। उनको इस पर गणित लगाने दीजिए। बसंत कुमार इंसानों को कमाता है, उसकी जाति देखकर नहीं कमाता है। इसका एक कारण ये भी है, अभी भी बागेश्वर विधानसभा में मेरे साथ भी जो हो रहा है या फिर अन्य विधानसभाओं में भी अन्य प्रत्याशियों के साथ, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हो रहा होगा, वही भड़काकर जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर और छद्म राष्ट्रवाद की परिभाषा गढ़ के जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान, संविधान की मूल अवधारणा पर इस बार लोकतंत्र स्थापित होगा और संविधान की मूल अवधारणा को समझना पड़ेगा। आपको लगती है 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी को दिख रही? कांग्रेस वालों को लगती होगी, वो कह रहे हैं हमको सूखा हो गया है। अरे अभी तो तुमको सूखा पड़ा है, अभी तो आपदा आएगी तुम्हारे वहाँ। जब तुम्हारा इतने बड़े नेता हरीश रावत जी को जब सीट नहीं मिली, पहले कहा धारचूला, फिर कहा डीडी हाट, फिर कहा शर्ट, फिर कहा रामनगर, और अब कहाँ भेजा? लालकुआ जंक्शन में। और जंक्शन से गाड़ी कहाँ छूटेगी ये बागेश्वरी नहीं, इस प्रदेश की जनता बताएगी। सब गरू में भैरवनाथ जी आपके वोट काट रहे हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कितने गांव वोट काटेंगे? हाँ, तीनों कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वोट बीजेपी के काट रहे हैं। ये कहने वालों को मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा। वाह वाह वाह। और जब मैं काल भैरव का मंदिर खुद का बना रहा हूँ बागेश्वर में, तो भैरव मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? जिस कांग्रेस का भैरव था उसके पीछे पड़ेगा। उत्तराखंड में चल रही मुख्यमंत्री हुनर योजना से कई लाभार्थी इसका लाभ ले रहे हैं और प्रशिक्षण लेकर अपना स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। डोईवाला में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. जैन ने मुख्यमंत्री हुनर योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। उन्होंने लाभार्थियों से उनके चल रहे प्रशिक्षण के बारे में भी बात की। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष R.K. जैन ने बताया कि ऐसी कई योजनाएं उत्तराखंड में चल रही है, जिससे उत्तराखंड की महिलाओं को स्वरोजगार करने का मौका मिल रहा है और वो अपने घर पर ही स्वरोजगार से अपना जीवन यापन कर रही है। वहीं प्रशिक्षण दे रहे हरविंदर सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 100 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और विभाग उद्देश्य भी जनता से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है।
देखिए, हमारे पास जो है विभिन्न योजनाओं में वैसे तो कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन अभी जो चल रहा है मुख्यमंत्री हुनर योजना के तहत ही कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से डोईवाला के लगभग प्रत्येक गांव से हमारे पास प्रशिक्षणार्थी हैं। उसमें अलग अलग सीखने वाले लोग हैं। तो उसमें हम सिलाई कढ़ाई का, फैशन डिज़ाइनिंग का या ब्यूटिशियन के तमाम ऐसे ट्रेड के ऊपर काम करते हैं जिससे उन्हें रोज़गार से जोड़ा जा सके, ना कि ऐसे काम सिखाए जाएँ जिससे कोई रोज़गार उन्हें ना अर्जित हो सके। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो कुछ काम सीखें, फिर उसके द्वारा वो कुछ अपने लिए पैसा कमाना शुरू करें ताकि वो अपने परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। तो हमारे पास एक थोड़ा सा यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्प्ले भी लगा है, आप लोगों को देखा है। तो वो प्रोडक्ट को बनवाते हैं, बना के फिर हम बाज़ार से उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बेच के उसका जो लाभ है वो लाभ हम इनके लाभार्थियों को दिया जा सके। तो इसी क्रम में आज जो आयोग के अध्यक्ष हैं जैन सर, उनके द्वारा यहाँ पर आज प्रशिक्षण द्वारा इन्हें संवाद कार्यक्रम किया गया। तो उनसे उन्होंने बातचीत करी, उनकी समस्याएं जानी, उन्हें आयोग के कार्यक्रमों के बारे में बताया, उनके लाभ बताए और किस तरह से वो आगे लाभ ले सकते हैं। तो उन सब के बारे में आज जानकारी वहाँ पर दी गई। 3 साल पहले मैंने अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन का पद संभाला, तो बहुत सारी योजनाएं सरकारों द्वारा चलाई जा रही थी, चाहे वो केंद्र सरकार थी चाहे राज्य सरकार थी। तो मुझे उस समय लगा कि मैंने कहा इसकी लोगों को जानकारी नहीं है, जिस जानकारी के अभाव में वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। तभी मैंने शुरू में ही मैंने एक कार्यक्रम शुरू किया, जन जानकारी कार्यक्रम मैंने उसको नाम दिया, जिसमें कि जो भी केंद्र द्वारा पोषित योजनाएं हैं, राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं, वो मैं सबको बता पाऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली बीच में ये 2 साल का पीरियड कोरोना का आ गया, जिसमें मैं बहुत नहीं कहीं भी जा पाया और ना मैं इस चीज़ को बता पाया बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी ये दिसंबर से मैंने फिर शुरू किया था। दिसंबर में मैंने 3-4 जगह गया, मैं श्रीनगर गया, उत्तरकाशी गया, पौड़ी गया, रामनगर, कुमायूं गया, सिर्फ ये जन जानकारी अभियान के अंतर्गत। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली फिर ये ओमिक्रॉन नाम के वायरस का वो प्रकोप आ गया। लेकिन लगता है एक चिकित्सक के नाते ही मैं कह सकता हूँ कि अब ये ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे और इसके बाद नहीं होगा। तो ये इस जन जानकारी कार्यक्रम का मैंने जो है ये इस कोरोना काल में तीसरी लहर जिसे हम कहते हैं, उसमें मैंने पहली बार ये आज कार्यक्रम किया है। और अब ये कार्यक्रम जो है अगले 2-2.5 साल तक, जब तक भी मेरा कार्यकाल है, मैं हर ज़िले में जाकर इसको करूँगा और लोगों को बताएंगे कि हमारे ये कार्यक्रम है, सरकार द्वारा चलाए गए, आप इनका लाभ लीजिए, क्योंकि इनका लाभ लेने पर ही जीवन स्तर उठेगा। जो अल्पसंख्यक समाज है, उस अल्पसंख्यक समाज में अभी मैं देखता हूँ कि शिक्षा की भी कमी है, ये भी देखते हैं कि वहाँ पर संसाधनों की भी कमी है, गरीबी भी है। इन सब को उठाने में इन सब योजनाओं का जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि काफ़ी लाभ मिलेगा। और लाभ तभी मिलेगा जब लोगों को पता होगा, और वो पता होने के लिए मैं प्रथम प्रयास ही है। धारचूला मुनस्यारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश सिंह पांगती ने मुनस्यारी पहुंचकर जनसंपर्क किया। निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश सिंह पांगती ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर वोट मांगे। आपको बता दें कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे कैलाश पांगती अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। वहीं मुनस्यारी पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश पांगती ने लोगों से मुलाकात कर वोट की मांग की। लैंसडाउन विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई रावत के द्वारा बरसुआर, गुनियल, चुंडाई, पुंजोली, जलेथा, डोरिया खाल गांव में जनसंपर्क किया गया, जिसमें जनता ने अनुकृति को अपार समर्थन दिया। अनुकृति ने कहा कि वो इस क्षेत्र की बेटी है और बेटी ससुराल से ज्यादा मायके की चिंता करती है। मैं आपकी बेटी हूं और बेटी का हक भी मायके पर बनता है, उसे हक में मायके की ओर से कंडी भारी के रूप में वोट चाहिए। साथ ही अनुकृति ने कहा कि मैं बचपन में भी वही समस्या देखती थी जो आज देख रही हूँ। मैं अपने मायके के भाई बहनों, मातृशक्ति को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। तो एक देखने में भी नजर आता है कि किस तरीके का प्यार और समर्थन आज मुझे जयरीखाल से मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जयरीखाल मेरा घर है, मेरा मायका है। जब मैं सड़क में जा रही थी तो मैं जिस तरीके से आज कांग्रेस की लहर को देख रही हूँ, और आप भी शायद देख रहे होंगे कि इस समय लोग परिवर्तन के लिए तैयार है। आप अगर देखेंगे सारे घरों में आप देखेंगे कि कांग्रेस की वो लहर है। इस समय बदलाव है और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे परिवर्तन के लिए, रोजगार के लिए, परिवर्तन होना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और आज लैंसडाउन की जनता ने ये मन बनाया है कि वो इस परिवर्तन को करना चाहते हैं। वो शिक्षा और रोजगार को इस क्षेत्र के अंदर लाना चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना चाहते हैं। एक है 2 बार विधायक रह चुके हैं और आप पहली बार मैदान में उतर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक चीज़ कभी ना कभी आप पहली बार ही करते हो, है कि नहीं? और मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि लैंसडाउन विधानसभा मेरा घर है।
लैंसडाउन के लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं और आज अगर उनकी बेटी इस लायक है कि कुछ उनको दे सकती है, कुछ उनके लिए कर सकती है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर कर सकती हूँ, रोजगार ला सकती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये मेरा गौरव होगा, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं लैंसडाउन की सेवा कर पाऊँ। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।